हेलो दोस्तों, रवि जी के एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे बिहार विधान परिषद का जो एएसओ का एग्ज़ाम हुआ था 20 अक्टूबर 2024 का, तो उसी का हम लोग पेपर देखने वाले हैं। और इसमें इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे जितने भी सारे जीके के प्रश्न थे यानी जनरल नॉलेज के, तो सारा हम प्रश्न इसमें कराएंगे। और आपको बता दें कि इसका पार्ट 2 भी हम जल्द लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग साइंस के प्रश्न देख लेंगे कि इसमें बिहार विधान परिषद एएसओ में 20 अक्टूबर 2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका साइंस का क्या प्रश्न बनेगा और क्या आया था, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसमें केवल हम लोग सामान्य अध्ययन का यानी जनरल स्टडी देखेंगे। चलिए, तो देर ना करते हुए फटाफट आगे बढ़ते हैं वीडियो में। और आपसे बता दें कि यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए देख लेते हैं। और ये बता दें आपको कि ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में जितने भी बिहार के एग्ज़ाम है अक्सर आप लोग देखते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही रिपीट कर दिया जाता है, या आपको कोई आइडिया भी लगेगा इसको देखने से। तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी। तो देखिए दोस्तों, आरंभिक वैदिक साहित्य में सबसे अधिक बार वर्णन किस नदी का हुआ है, तो वो सिंधु नदी का हुआ। किस नदी का? सिंधु नदी का। हालांकि गंगा का बात करें तो गंगा नदी का 1 बार जिक्र किया गया है और यमुना नदी का 3 बार, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त काल में अपनी आयुर्विज्ञान विषयक रचना के लिए प्रसिद्ध है। तो गुप्त काल में उनकी आयुर्विज्ञान विषयक रचना थी, तो किनकी थी? तो ये सुश्रुत की। ठीक है, ऐसे चरक भी आता है तो, लेकिन यहाँ पर सुश्रुत है ऑप्शन में, तो सुश्रुत आपका राइट आंसर होगा। चलिए देख लेते हैं। प्राचीन भारत में, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में दाईं से बाईं ओर लिखे जाने वाली लिपि। तो देखिए दोस्तों, जो दाईं से बाईं लिखे जाने वाली लिपि होती है वो कौन होती है? खरोष्टी होती है। ठीक है, जैसे देवनागरी होती है हम लोग का, तो वो बायां से दायां तरफ लिखा जाता है। ठीक है, या रोमन भी बाएं से दाएं तरफ ही लिखा जाता है। जो इंग्लिश होता है वो रोमन में होता है और हिंदी हम लोग का देवनागरी में होता है। उसी तरह खरोष्टी भी एक लिपि है जो कि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। ठीक है, तो चलिए राइट आंसर इसका खरोष्टी हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तित्व का नाम का उल्लेख है? यानी कौन सा ऐसा राज्यादेश था जिसमें अशोक के व्यक्तित्व नाम का यानी व्यक्तिगत नाम का उल्लेख किया गया है? तो मास्की जो अभिलेख था उसमें अशोक के व्यक्तिगत नाम का जिक्र किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। तो प्राचीन भारत में जो व्यापारियों का निगम था उसको क्या बोलते थे? तो उसको हम लोग मणिग्राम बोलते थे। हम लोग नहीं, मतलब जो उस समय था प्राचीन काल में, तो उस समय प्राचीन भारत में व्यापारियों का जो निगम था उसको क्या बोला जाता था? मणिग्राम। ठीक है, तो हम लोग भी वही बोलेंगे। ठीक है, जो पढ़ेगा आदमी वही ना बोलेगा। ठीक है, अपना से नहीं ना कुछ भी लगा दीजिएगा, जो हिस्ट्री रहेगा वही आपको पढ़ना है और वही आप बताएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। थोड़ा खांसी हो गया है, तो इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबको होते रहता है मौसम के चलते। चलिए ठीक है, देख लेते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक को उसकी धर्मनिरपेक्षता आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा उसे जगत गुरु कहकर पुकारती थी? यानी कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक था जिसको उसकी धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी जो मुस्लिम प्रजा थी उसे जगत गुरु कहकर पुकारती थी? तो जगत गुरु किसे कहा जाता था? तो इब्राहिम आदिल शाह को। किसे? इब्राहिम आदिल शाह को। तो राइट आंसर हो जाएगा इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किसके शासनकाल में किया? तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था वो इल्तुतमिश के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। 8 नंबर जो क्वेश्चन है क्या कर रहा है? प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं कहाँ अवस्थित है? यानी जो विजय विठल मंदिर है, कॉमन सा बात है कि यही पूछ लिया गया है कि विजय विठल मंदिर कहाँ है अवस्थित है? तो ये हम्पी कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, कहाँ है? हम्पी कर्नाटक में, जिसमें 56 तक्षित स्तंभ भी हैं जो कि संगीत में स्वर निकालते हैं। तो ये भी आप जान लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट के काल में
इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? तो वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसके शासनकाल में इस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो वो जहांगीर था। ठीक है, कमेंट में बताइएगा जहांगीर को किस नाम से पुकारते थे, तो ये कमेंट में बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं और किस नाम से जहांगीर को बोला जाता था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन गुजरात के किस शासक ने दीव, यानी जो दमन और दीव अभी आप पढ़ते हैं तो वही दीव है। ठीक है, मध्यकालीन गुजरात के किस शासक ने दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया? तो वो था बहादुर शाह। ठीक है, मध्यकालीन गुजरात का बहादुर शाह वो शासक था जो कि दीव को पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया था। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन है, ठगों के दमन में कौन संबद्ध था? यानी ठगों के दमन करने में कौन संबद्ध था? तो ये कैप्टन स्लीमैन थे। कौन थे? कैप्टन स्लीमैन। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, किस अंग्रेज ने सर्वप्रथम भागवत गीता का अंग्रेजी अनुवाद किया? तो वो कौन अंग्रेज था जिसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो आपको मालूम ही होगा, चार्ल्स विल्किंस। कौन था? चार्ल्स विल्किंस। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में भारतीय द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था? तो वो कौन सा बैंक था जो कि सीमित देयता का प्रथम बैंक था जो कि 1881 में स्थापित हुआ था? तो वो था अवध कमर्शियल बैंक। कौन था? अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको जरा ऊपर कर लेते हैं ताकि आपको अन्य सारा जो ऑप्शन है वो भी दिख सके। तो चलिए देख लेते हैं। तो ये 14 नंबर क्वेश्चन है, ये रहा आपके सामने। कह रहा है 1857 ईस्वी के विद्रोह से कौन सा क्षेत्र प्रभावित नहीं था? तो देखिए ये ऑप्शन दिया गया था जिसमें यहाँ पर नोट में लिखा गया, झांसी था, जगदीशपुर था, लखनऊ था और चित्तौड़ था। तो इसमें से चित्तौड़ जो था वो प्रभावित नहीं था, हालांकि झांसी प्रभावित ही था, जगदीशपुर प्रभावित ही था, लखनऊ प्रभावित ही था। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल थे। ठीक है, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह थे और झांसी से रानी झांसी जी थी। और वहाँ से कौन लड़ा था अंग्रेज इनके विरुद्ध? तो ह्यूरोज था। ठीक है, वो उसी ने, ह्यूरोज ने ही कहा था कि पूरे क्रांतिकारियों में अकेली ये मर्द थी, झांसी की रानी को इनकी बहादुरी देखकर वो कहा था। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। और जगदीशपुर से जो अंग्रेज की तरफ से थे वो टेलर और यंग थे, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, किसने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया? यानी निरस्त यानी रद्द। तो देखिए इसका सिंपल सा हम ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पर रद्द, एक आ गया रद्द और एक आ गया लाया, यानी वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट है, इसको किसी ने रद्द किया था और किसी ने इसको लाया था। तो लाया था कौन? लीटन। लाया था कौन? लीटन। ठीक है, और रद्द कौन किया था? रद्द कौन किया था? रिपन। ठीक है, रद्द किया था रिपन। ठीक है, यानी लॉर्ड रिपन। तो देखिए र से रद्द हो गया, र से रिपन हो गया, ल से लाया हो गया, ल से लीटन हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त किया यानी रद्द किया रिपन, और लाया कौन था? लीटन। तो देखिए यहाँ पर नोट में हम लिख भी दिए हैं ताकि आपको मालूम चल जाए। देखिए वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट निरस्त कौन किया? रद्द किया रिपन, लॉर्ड रिपन, और नोट में यहाँ पे लिखा है लॉर्ड लीटन इसे लाया था। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विली विली है। तो विली विली क्या है? सिंपल सा क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। ठीक है, यानी ये ऑस्ट्रेलिया में चलता है। ठीक है, कमेंट में बताइएगा मिस्ट्रल और मिस्ट्रेल ये कहाँ चलते हैं, तो कमेंट में बताइएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके सामने ये रहा 17 नंबर का। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है? तो देखिए ऑप्शन दिया था, उसमें से अंटार्कटिका जो है वो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है। ठीक है, कौन महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला महाद्वीप है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। ठीक है, नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, साइंस का बिल्कुल आसान है ये भी, तो सब तो साइंस का ही है, लेकिन सॉरी इसमें कुछ क्वेश्चन जो है मिक्स भी है। ठीक है, तो ये साइंस नहीं है, हालांकि साइंस भी कह सकते हैं क्योंकि ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी हम करा रहे हैं जनरल स्टडी का, साइंस का तो अलग से आएगा ही, लेकिन यहाँ पर देखिए ज्योग्राफी हो गया, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन हम लोग आर्ट कैटेगरी में ही रखते हैं, यानी जनरल स्टडी में ही रखते हैं। तो
इसको साइंस में भी आप काउंट कर सकते हैं या आर्ट में, आपके ऊपर निर्भर है। चलिए देख लेते हैं। बैरोमीटर के पाठ्यांक में अचानक गिरावट से मौसम होगा। तो देखिए जब बैरोमीटर का पाठ्यांक होता है तो जब अचानक गिरावट होता है तो आंधी तूफानी मौसम होता है, ठीक है। और जब कमेंट बताइएगा जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तब क्या होता है, और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तब क्या होता है, ठीक है। ये कमेंट में आपको बताना है, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वार्टजाइट क्यांतरित होता है। तो क्वार्टजाइट किससे क्यांतरित होता है, तो ये बलुआ पत्थर से क्यांतरित होता है, ठीक है, क्वार्टजाइट, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है, किस महासागर में डायमेंटिना गर्त स्थित है। यानी डायमेंटिना गर्त जो है ये किस महासागर में स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। कमेंट में बताइएगा कि हिंद महासागर का आकार कैसा होता है, ठीक है। हिंद महासागर का आकार एम आकार का होता है। कैपिटल लेटर जो एम होता है उसी आकार का हिंद महासागर का आकार है। आपको कमेंट में बता दीजिएगा, यदि हम ये बता दिए हिंद महासागर का आकार, तो आप बताइएगा अटलांटिक महासागर का आकार कैसा होता है, शेप कैसा होता है, ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए आगे देख लेते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। निम्न नगरों में से मध्य समुद्र तल से किसकी ऊंचाई अधिकतम है। तो देखिए ऑप्शन में था बेंगलुरु, दिल्ली, जोधपुर, नागपुर। तो समुद्र तल से मध्य ऊंचाई जो है अधिकतम वो बेंगलुरु का है। किसका है, बेंगलुरु का। तो राइट आंसर इज द बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा 22 नंबर। तो कह रहा है गुरु शिखर पर्वत चोटी किस राज्य में अवस्थित है। तो गुरु शिखर जो है अरावली पर्वतमाला की ऊंची चोटी है और ये राजस्थान में अवस्थित है, ठीक है। कहाँ है, राजस्थान में गुरु शिखर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 23 नंबर है, ओंकारेश्वर परियोजना कहाँ है। तो ओंकारेश्वर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर गुजरात में है। कहाँ है, नर्मदा नदी गुजरात में, ठीक है। चलिए 23 नंबर भी हो गया। 24 नंबर देखिए, बीटी कपास जैसी किसी आनुवांशिक रूपांतरित फसल को पैदावार के लिए जिस आनुवांशिकी प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वह अधीनस्थ है। यानी वह जो कमेटी है वो किसके अधीनस्थ है, तो वो पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीनस्थ है, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। चलिए आगे देख लेते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। तो 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें भी हम ऑप्शन दे दिए हैं। इनमें से कौन सी फसल न्यूनतम जल फसल है, यानी किसमें सबसे कम जल की आवश्यकता है, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन में दिया गया था गन्ना, सूरजमुखी, बाजरा और अरहर। तो इसमें से गन्ना हो जाएगा, ठीक है। जो न्यूनतम जल फसल है गन्ना होगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए यहाँ पर है ये आपके सामने। तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको दी गई है। तो अवशिष्ट शक्तियाँ जो दी गई है यह भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा गवर्नर जनरल को दिया गया। किसको दिया गया, गवर्नर जनरल को, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है संविधान का भाग जो कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है, तो वो कौन सा भाग है भाई, तो वो DPSP है, DPSP, ठीक है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसे बोला जाता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, संवैधानिक निकाय है। तो संवैधानिक निकाय है, ऑप्शन दे दिया गया था, उनमें से आपको चूज करना था कौन सा। जैसे होता है नीति आयोग, ये कैसा निकाय है, ठीक है। तो उसी तरह बहुत सारा ऑप्शन दिया गया था, जिसमें से 28 नंबर क्वेश्चन किया गया था संवैधानिक निकाय है। तो कौन सा है, तो उसमें से राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है, बाकी सब असंवैधानिक निकाय यानी गैर संवैधानिक निकाय थे, ठीक है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 28 नंबर के बाद 29 नंबर। किस संविधान संशोधन को मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया। अच्छा सा क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन को मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया, तो वो पहला संविधान संशोधन था, ठीक है। कौन सा संविधान संशोधन था जो कि मूल अधिकारों की न्यायिक व्याख्या को अधिभूत करने के लिए अधिनियमित किया गया, तो वो पहला संविधान संशोधन था। कमेंट में बताइएगा पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, ये आपको बताना है। चलिए आगे देख लेते हैं 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। कह रहा कौन सा पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो पंचशील का सिद्धांत नहीं है, यानी गुट निरपेक्ष जो है ये नहीं है, ठीक है। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन, लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए
किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो अनुसूचित जनजाति के लिए कहा गया है, एसटी के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब के लिए, ठीक है। तो लोकसभा में शेड्यूल ट्राइब के लिए किस राज्य में सर्वाधिक सीटें आरक्षित है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक सीट आरक्षित है। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए संकल्प प्रस्तावित किया जा सकता है। तो कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? तो ये संकल्प जो प्रस्तावित किया जा सकता है उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने के लिए, तो ये केवल राज्यसभा में प्रस्तावित किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33। देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 33 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा। देखिए कह रहा है, भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए, यानी भारत की जो संचित निधि है इससे फंड निकालने के लिए, निधि को ही फंड बोला जाता है, तो फंड का हिंदी है निधि, तो निधि निकालने के लिए यानी फंड निकालने के लिए किसका अनुमोदन अनिवार्य है, यानी किससे अनुमति लेना पड़ेगा? तो ये भारत की जो संसद है उससे, ठीक है। अब बताइएगा कमेंट में कि संसद का जिक्र किस आर्टिकल में है, किस अनुच्छेद में है, ठीक है, ये आपको बताना है। चलिए देख लेते हैं 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? तो ये भी संसद में ही निहित है, यानी उच्चतम न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करना हो, ये पावर किसके हाथ में है? तो ये संसद के हाथ में ही अधिकार है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। 34 नंबर के बाद 35 नंबर क्वेश्चन हो गया, केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है, यानी किसके अंतर्गत आती है? केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की जो शक्ति है ये किसके अंतर्गत आती है? तो उच्चतम न्यायालय का जो सुप्रीम कोर्ट का होता है मूल अधिकारिता, तो उसी के अंतर्गत आता है, यानी उसके फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं 36 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अंडमान व निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय का अधिकार है, यानी किसका राइट्स है? अंडमान और निकोबार द्वीप पर किस उच्च न्यायालय का राइट्स है? हाईकोर्ट का। तो ये कोलकाता हाईकोर्ट का उस पर अधिकार है, ठीक है, उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है अंडमान और निकोबार, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। तो 37 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, ये ज़रा इसको ऊपर कर लेते हैं। हाँ, तो देखिए 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता। तो भारत में रहने वाला कोई ब्रिटिश नागरिक हो तो वो किस चीज़ का दावा नहीं कर सकता? तो व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार का वो दावा नहीं कर सकता, ठीक है, यानी उसको व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं दिया गया है, केवल भारतीयों को ये अधिकार दिया गया है, लेकिन ब्रिटिश नागरिक जो भारत में रह रहा हो उसको व्यापार और व्यवसाय करने की स्वतंत्रता नहीं दिया गया है, उसका अधिकार उसको नहीं है, ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, किस अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा? तो जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार था उसी को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा, और ये अनुच्छेद 32 में है, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए यहाँ से साइंस का क्वेश्चन आ जाता है 39 नंबर से, तो अगला पार्ट में हम कराएंगे। तो ये देख सकते हैं, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस जैसा कार्य करेगा। तो बिल्कुल इजी टाइप का क्वेश्चन है, कुछ थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन है जो कि थोड़ा सा माइंड वाला है, नहीं तो ये सब तो लॉलीपॉप है क्वेश्चन साइंस का। तो चलिए थोड़ा सा भी आप सीरियस होकर तैयारी कीजिएगा तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, चीज़ें आपको समझ में आते जाएंगी। चलिए आगे देख लेते हैं कि देखिए यहाँ पर ये सभी जो क्वेश्चन है तो ये सभी साइंस के ही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 38 तक ये था आपका जनरल स्टडी का क्वेश्चन, और हम नेक्स्ट पार्ट में लाएंगे। तो ठीक है, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। थैंक्स, बाय एंड टेक केयर। और एक बात और कहना चाहेंगे कि निरंतर प्रयास करते रहिए, सक्सेस आपको जरूर अचीवमेंट होगा। तो हताश ना होइए, उदास ना होइए, लगे रहिए, अपना कर्म करते रहिए, क्योंकि कहा जाता है कर्म ही प्रधान होता है, ठीक है। और कर्म का पूजा कीजिए, पूजा का फल अवश्य मिलेगा, ठीक है दोस्तों। बाय एंड टेक केयर, ऑल द बेस्ट।